हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मुझे सुनने वाले, समझने वाले, मुझसे सीखने वाले, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, तो आज एक न्यूज़पेपर जब मैंने उठाया तो देखा कि आज तो तारीख है 6 अगस्त और 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो आज उसके 80 साल हो चुके हैं। तो समझने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ इस तारीख को इसलिए याद रखें कि एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर एटम बम इस्तेमाल किया था, क्या सिर्फ इसलिए, या आज भी इसका सिग्निफिकेंस है, इस बात को जानें। तो देखिए, इस बात को समझिएगा कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, इतिहास को बदलने वाली घटनाएं होती हैं और इनका सिग्निफिकेंस या इनका इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। ये डेली हमारी इस जीवन में हमें कुछ ना कुछ सबक देती हैं, लेकिन हम रोज भले ही इन्हें याद ना करें, लेकिन कोई एक तारीख ऐसी होती है जब हम इन पर अवश्य चर्चा करते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने या यूएसए ने परमाणु बम या एटम बम का प्रयोग क्यों किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो गई थी कि उसने यहां बम गिराया, और आखिर इन दोनों ही शहरों को क्यों चुना गया। जो बम गिराए गए, क्या इनका कोई नाम था, किस विमान से गिराए गए हैं, और इस दुर्घटना में जो बचे हुए लोग हैं वे अब इसे किस रूप में याद करते हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए क्या ये सबक देता है। क्योंकि वर्तमान में आज हम देखें तो समस्याएं बहुत सारी हैं। जिस वक्त ये युद्ध हुआ उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कभी भी पर्यावरण इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जैसा कि आज की दुनिया में है, राइट। सो अब नए तरह के चैलेंजेस आ गए, कोरोना जैसी बड़ी महामारियां आ गई जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती हैं, या फिर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज के कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बदलाव आ रहे हैं, उन्होंने भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा। तो आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा, और ये हमारी वेबसाइट पर सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी हिंदी और इंग्लिश में। अभी मैं लगभग सुबह के 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप लोग जो भी यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं वो मुझे देख और सुन रहे हैं, बट ये शाम तक आपको हजेल आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर इसके नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेल आईएएस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो चलिए, ये न्यूज़पेपर की एक घटना और यहाँ से कुछ खास चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान रखें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर ये लोग जो बचे हुए लोग हैं, क्या इनका कुछ खास नाम है, क्योंकि इनकी जो यादें हैं अब वो लोगों को सुनाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात कि जो लोग भी जो इस घटना के चश्मदीद थे उन्हें कहा जाता है हिबाकुशा। क्या कहा जाता है? हिबाकुशा। और जापान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे बोलते हैं मेमोरी प्रोजेक्ट। ये क्या है कि जिन्होंने एटम बम की इस घटना के जो आई विटनेस थे, चश्मदीद थे, उनके रिकॉर्डिंग्स और इनके इंटरव्यूज को कलेक्ट किया जा रहा है, उनको आर्काइव्स में रखा जा रहा है, ताकि भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है वो जान सके कि क्या है। सो हिबाकुशा जो हैं, ये अपनी आवाज़, ये महिला, ये हिबाकुशा नहीं, हिबाकुशा उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा, जो आई विटनेस है कि उस वक्त क्या हुआ था। ये उन्हीं का एक इंटरव्यू यहाँ पे आज आया है और मुझे लगा कि इस खबर पे आज चर्चा करना जरूरी है। तो ध्यान रखें, हिबाकुशा किसे कहा जाता है? हिबाकुशा वो हैं जो कि जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा था, और अब इनकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है, राइट। अब ये देखा जाए तो अब जैसे इनकी एक फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है, और इनका अगर इनका नाम ही 92 ईयर ओल्ड हैं, येशिको ओकाया। इनका इंटरव्यू आज के न्यूज़पेपर में, और ये यहीं पर नहीं है बल्कि ये दुनिया के सारे बड़े जितने न्यूज़पेपर्स हैं सभी ने इनके इंटरव्यू को आज छापा है, चाहे वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हों। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मेमोरी है, यहाँ इसमें क्या किया जा रहा है कि इस तरह के जो चश्मदीद हैं उनके यहाँ पे बयान लिए जा रहे हैं, उनके इंटरव्यू सहेजे जा रहे हैं। उसके आधार पर आज हम यहाँ पे आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे कि आखिर ये घटना घटी कैसे, इस बात को समझते हुए। 6 अगस्त 1945 की बात है, जब मानवता ने विज्ञान का वो रूप देखा जो कि पहले छोटे मोटे रूप में देखा करते थे, कि बंदूक बनाई,
और या फिर हम बात करेंगे टैंक बनाया, पनडुब्बियाँ बन रही हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें देखी, और वो तो स्टार्टिंग से मनुष्य आपस में संघर्षरत रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने के लिए, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर इतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं देखा था कि जहाँ पे 1,40,000 लोग सिर्फ एक शहर हिरोशिमा में मारे जाते हैं और लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग नागासाकी में मारे जाते हैं। आसमान से एक हवाई जहाज निकलता है, एक बम को गिराता है, वो बम नीचे जैसे गिरता है तो आसमान में ऐसा लगता है कि सूरज बिल्कुल धरती पे उतर आया, उस शहर के ऊपर उतर आया, और लोग पलक झपकते राख में तब्दील हो गए। मतलब उनकी हड्डियां भी नहीं मिली। आप सोच के देखिए कि वो सारे के सारे कहां गायब हो गए, एकदम राख, सिर्फ वहां कुछ मिला तो सिर्फ राख। आप सोच के देखिए कुछ सेकंडों में ही इतना ज्यादा वहां पर हीट जनरेट हुई, इतना ज्यादा वहां पर पावर जनरेट हुआ कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ स्वाहा हो गया। सोचने वाली बात है। सो यहां हम देखें कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया, और इस विस्फोट से लगभग 1,40,000 जानें चली गई हमेशा हमेशा। ये देखिए, ये उस वक्त का है जो जिस तरह का क्लाउड बनता है बॉम्ब गिराने के बाद, ये वो फोटोज है उस समय की। ये देखिए पूरा शहर राख में तब्दील हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए कैसे लोगों की पूरे जल गए लोग, क्या हुआ। सो ये जानना ज़रूरी है। चलिए, जो घटना क्या है इसे जाने, क्योंकि यहाँ से कई बार लोगों की जिज्ञासा होती, लोग एक दूसरे से पूछते भाई क्या हुआ था, या आपको अपनी अगली पीढ़ी को बताना है, अपने बच्चों को बताना वो। और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, उनके लिए भी बहुत उपयोगी, क्योंकि इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाते रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट सर्विसेज हो, या फिर वो वनडे एग्जाम, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो 6 अगस्त 1945 की बात है कि अमेरिका का B-29 बॉम्बर, जिस विमान का नाम था एनोला गे, हिरोशिमा के ऊपर से उड़ता है, और सुबह के 8:15 पर एक बॉम्ब गिराया जाता है। लिटिल बॉय उसका नाम था। इस छोटे से बच्चे ने देखिए कितनी तबाही मचा दी यहाँ पर। और जब ये बॉम्ब गिरता है तो यहाँ पर 20 टन TNT के बराबर एनर्जी जनरेट होती है, इतनी एनर्जी बनती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर, जो बिल्कुल अगर हम सेंटर की बात करें 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ पर इसका तापमान। और लगभग 13 किलोमीटर स्क्वायर, 13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह, सब कुछ साफ हो गया। और यहाँ पर 1,40,000 लोगों की जान चली जाती है। और दूसरा बम ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जो शहर है वहाँ पर गिराया जाता है। और ये लिटिल बॉय नहीं है, इस बॉम्ब का नाम है फैट मैन। और ये दूसरा परमाणु बम गिराया जाता है, और यहाँ पर भी लगभग 70,000 जो लोग हैं वो मारे जाते हैं इस घटना में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लगातार चल रहा था, और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था, और जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक अटैक किया था। बहुत ज़बरदस्त अटैक था, जो हवाई आइलैंड में एक नेवी का इनका स्टेशन था, वहाँ पर अटैक किया था। तो अमेरिका नो डाउट बदला लेना चाहता था, और इसके अलावा भी कुछ छुपा हुआ भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि ये जो समय था, इस समय तक USSR या सोवियत संघ जो था वो आ चुका था, अस्तित्व में था, और दुनिया में एक तरह की दोनों के बीच में होड़ सी चलती थी, अमेरिका और USSR के बीच में, कि दुनिया को कौन लीड करे। तो वो भी एक बड़ा कारण बना, विस्तार से देखते हैं। तो जापान में जब ये दोनों बम गिराए गए तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया, और इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये अंत का एक प्रतीक बन जाता है। और अमेरिका ने ये जो कदम उठाया, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना, क्योंकि युद्ध जितना लंबा खिंचता चला जाता उतना ज़्यादा लॉस होता चला जाता, और पर्ल हार्बर की घटना जापान में माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के साथ हो चुकी थी। इसके अलावा अगर मान लीजिए ज़मीनी युद्ध में सीधे सीधे अगर अमेरिका जाता तो वहाँ पर उसके बहुत लाखों सैनिक उसके भी मारे जाते। तो ऐसे में उसको लगा कि इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए, अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये था। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि सोवियत संघ को भी अपनी शक्ति दिखाना चाहता था अमेरिका, जिससे कि वो बता सके कि वो USSR से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बेहतर है। अब हुआ क्या? जब ये बॉम्ब गिराया गया तो हिरोशिमा और नागासाकी की जनसंख्या पूरी की पूरी लगभग समाप्त हो गई, और
वहाँ का जीवन संस्कृति पूरी तरह तबाह हो गया। अपने फोटोज जो मैंने आपको दिखाई स्टार्टिंग में, मतलब पूरा कुछ खंडर बचा और कुछ भी नहीं। ये तो हुआ उसी वक्त जो होने थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट हमें दिखते हैं वो दिखते हैं कि बम के बाद जो रेडिएशन वहाँ पे फैलता है उसके कारण कैंसर और बाई बर्थ लोगों को म्यूटेशन जैसी जो के कारण जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती गई लोगों में। और ये जो घटना है, ये घटना भले लोग इसको आज भी न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटरेंट की थ्योरी के तहत रखना चाहते कि हम परमाणु बम इसलिए चाहते कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर इस तरह का कोई आक्रमण ना करे। ये लगता बड़ा लॉजिकल है ये बात, और नो डाउट इसको सिद्ध भी किया जाता है कि लॉजिकली आपको इतनी ताकत तो आपके पास होनी चाहिए कि दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने के पहले 10 बार सोचे कि क्या होगा। अगर ये नागासाकी हिरोशिमा की घटना नहीं हुई होती तो न जाने अब तक तीसरा विश्व युद्ध हो भी चुका होता। अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है तो उसके पीछे इन 2 शहरों का जो हम देखा जाए नरसंहार जो बड़े पैमाने पर हुआ था वो भी कहीं ना कहीं दुनिया को एक सबक है। सो यहाँ हम देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टोरियंस की कि उनके क्या मत हैं, तो देखिए एक इतिहासकार हैं गार एल परोजिट्स, इन्होंने अपनी बुक में 1965 में लिखा था कि जापान तो हार मानने वाला था, वो तैयार भी था, लेकिन अमेरिका को ये लगता था कि ये एक ऐसा मौका है कि जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और सोवियत संघ को डरा सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन किया। तो आलोचना की जाती है अमेरिका की यहाँ पर इतनी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं थी जो किया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर को डराने के लिए इस तरह से किया गया। बड़ा सवाल एक और यहाँ पर आता है कि आखिर इन 2 शहरों को ही क्यों चुना गया, टोक्यो को क्यों नहीं या कोई अन्य शहर क्यों नहीं, आखिर यही क्यों? तो देखिए हिरोशिमा जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ पर मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, ये एक बड़ा रीज़न था। इसके अलावा यहाँ से रसद आपूर्ति का भी एक बड़ा केंद्र था, तो यहाँ के इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। सेकेंडरी अगर हम बात करें नागासाकी की, तो ये भी सैन्य आपूर्ति केंद्र था, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का इनका एक शहर था। और हालांकि एक चीज़ और कही जाती है, रिसर्च से पता चला कि नागासाकी उनका मुख्य रूप से टारगेट नहीं था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब था, उस वक्त इतने अच्छे सैटेलाइट्स नहीं थे जिनकी मदद से, यू कैन नहीं थे कि जिनकी मदद से कि वो जो पायलट्स हैं बादलों के पार देख पाएँ और कहीं पर भी जाकर के किसी भी जगह बॉम्ब को वहाँ पे ड्रॉप कर पाएँ। तो इस तरह की संभावना नहीं थी, तो मौसम खराब होने के कारण उनको लगा चलो नागासाकी पर ही गिरा देते हैं, तो ये हुआ। लेकिन सवाल बड़ा है और वो आज भी सवाल की प्रासंगिकता है। क्या ये घटना हमें कोई सबक देती? तो ये घटना हमें सबक ये देती है कि देखिए दुनिया में जितने भी विवाद हों उन्हें बैठ करके रिजॉल्व किया जाए, उन्हें थोड़ा सा लंबा खींचा जाए, लेकिन सॉल्यूशन निकल आता है। और अभी ये इसकी चर्चा क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी 4-5 दिन पुरानी बात है कि रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को एक चेतावनी दी कि आप हमें इतना कमज़ोर मत समझिए, अभी भी हमारे पास यूएसएसआर के टाइम की जो ऑटोमेटिक जो मिसाइल प्रणाली है डेड हैंड है, हम उसे एक्टिवेट कर देंगे। और अगर उसे एक्टिवेट करते तो भले पूरा का पूरा रूस नष्ट हो जाए, लेकिन जितनी भी डेड हैंड जो है मिसाइल सिस्टम, उससे जो मिसाइल्स लॉन्च होंगे वो सीधे के सीधे यूएसए है उसके ऊपर अटैक करेंगी। तो इस बात के बाद फिर ट्रंप ने क्या किया, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के नज़दीक 2 अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात कर दिया कि अगर, और ये देखिए युद्ध नहीं होना, ये बात को समझ के चलेगा कि युद्ध नहीं होना, लेकिन ये क्या है, डेटरेंस के लिए है कि आपको डराने के लिए कि आप अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम भी तैयार बैठे हैं। और देखिए नाना करते हुए भी शांति का देश भारत, शांति का देश जापान, मतलब जापान में भारत से ज़्यादा बुद्धिज्म है आज की डेट में, लेकिन जापान ने इस घटना को झेला है और भारत ने भी धीरे धीरे करते अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स या वेपन का जखीरा है उसे भी लगातार बढ़ा रहा है और वो 180 प्लस हो चुके हैं। क्यों करना पड़ रहा है हमें ये सब? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जिस तरह की बार बार जो घटनाएं करता रहता है, या चीन का जो हमारे को एक डर है, इस कारण तो वर्तमान में जितने लोग भी, जितने भी देश हैं, वो सभी अपनी जो भी रक्षा नीति जो भी डेवलप करते हैं वहाँ पे अपनी रणनीति बनाते हैं, वहाँ पे डेटरेंस के लिए, अर्थात वे कहते हैं ये एक निवारक तरीका है, लोगों को डरा करके रखिए उन देशों को जो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये घटना में बताती है कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो बड़े पैमाने पर हम बात करेंगे कि नरसंहार होता है।
हम उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटें और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना इस दुनिया में ना बने, क्योंकि हमारे पास उससे बड़े मुद्दे हैं। उससे बड़े मुद्दे पर्यावरण का मुद्दा है कि जहां बिना किसी बम को गिराए लगातार हम देखते हैं हर साल महामारियां आती हैं, बारिश का पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है, क्रॉप जो है प्रोडक्शन घटता चला जा रहा है, लाखों तो छोड़िए करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे हैं, गरीबी के कारण परेशान हैं, क्लाइमेट चेंज की घटनाएं हो रही हैं, उनका असर हो रहा है। तो बेहतर है कि हम उस क्षेत्र में सारे देश मिल करके, पूरी दुनिया के सारे देश मिल करके काम करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेल आईएएस। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, लेकिन इसके बाद आज ही मैं 2 और वीडियोस भी आपके लिए लेके आने वाला हूं। एक है बिग गाजा प्लान पर और एक है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर के अमेरिका में ही विरोध होने लग गया इस बात पर। तो वेट कीजिए, शाम तक सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।